हेलो एसरिकिया कुलाई, कैसे हैं आप लोग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वन शॉट रिवीजन के पार्ट 1 में, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में करके मैक्सिमम 2 या 3 में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे टर्म हमारे माइंड में आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में 2 पार्ट है, पहला तो है आपका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस करके, और दूसरा है आपके एप्लीकेशंस के बारे में। अगर मैं आपको एप्लीकेशन से अवगत कराऊं, यानी अगर आप एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बायोटेक क्या कर रहा है, एक वास्ट एरिया दे रहा है, बैकग्राउंड दे रहा है वो काम करने के लिए, जहां पे आप जो कुछ सोच सकते हैं। मतलब अब तक आपने सुना था कि आप जो सोच सकते हैं कर सकते हैं साइंस में, लेकिन आज बायोटेक में हम वो करके दिखाएंगे। जैसे एक एग्जांपल आया था बहुत समय पहले टोमेटो का, जिसमें ये कहा गया था कि यार जब हम आलू लगाते हैं तो धरती के नीचे आलू होता है, लेकिन धरती के ऊपर वाला पोर्शन तो खाली रहता है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें टमाटर लगे, मटर लगे, कुछ ऐसा लगे ताकि ग्राउंड के दोनों लेवल का, अबव द ग्राउंड और इनसाइड द ग्राउंड, दोनों का क्या कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके। तो उस समय ये टर्म आया था पोमैटो करके, तो उन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया, इसका नाम पोमैटो रखा गया, जिसमें ऊपर टमाटर लग रहा था और नीचे पोटैटो लग रहे थे। तो वो कॉन्सेप्ट कहां से आया, उसको करने के लिए आपके पास प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन तो बाद में बात करेंगे, हम आपके लिए एग्जांपल भी देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है, उस पूरे टेक्नोलॉजी में जहां पे बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज होंगे, साथ में टेक्नोलॉजी यूज होगी, जिसको हम लोग बायोटेक बोलेंगे। इसकी प्रिंसिपल्स क्या है और इसके प्रोसेसेस क्या है, तो इन पूरे प्रिंसिपल और प्रोसेस में हम पहले लेक्चर के साथ आपको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब टर्म आता है सबसे पहले माइंड में कि बायोटेक क्या है, तो बायोटेक एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। या तो आप जिंदा ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर लीजिए या एंजाइम का यूज कर लीजिए, या जो वो एंजाइम जो ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करेगा, और उसकी वजह से आप प्रोडक्ट बनाएंगे या प्रोसेस करके यूजफुल के लिए बनाए, ह्यूमन के लिए यूजफुल बनाएंगे। यानी वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ह्यूमन के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। ओनली एस्पेक्ट बायोटेक का यही है, ह्यूमन का स्वार्थ सिद्ध करना है। आप स्वार्थी हमेशा से थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम हमेशा अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड, दही का बनना, वाइन का बनना, ब्रेड का बनना, ये सब माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस हैं, ये भी बायोटेक का ही है। लेकिन अगर मैं बायोटेक को डिवाइड करूं तो बायोटेक का तो 3 पार्ट हो गए ना, फिर एक तो एंशिएंट वाला, दूसरा मॉडर्न, और उसके बाद कन्वेंशनल। तो एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बाद भी, मतलब ये तो एंशिएंट टेक्नोलॉजी है ना, कि हमने माइक्रोब से हेल्प से क्या बना, दही बना लिया, माइक्रोब के से ताड़ी बना लिया, वो पाम के सैप को ट्री में रख के जो है फर्मेंट कराया, पाम बन गया, उससे वो ताड़ी बन गई। तो ये भी तो एक माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग ना। लेकिन नहीं, अब बायोटेक्नोलॉजी यहां तक सीमित नहीं है, हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तक आ गए हैं। लुलू और नाना कंट्रोवर्सी हुई थी चाइना में 2016 में, 16 से लेकर 70 में आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिलेगा लुलू एंड नाना कंट्रोवर्सी, जहां पे एक पागल सनके हुए साइंटिस्ट ने, सनकी सारे साइंटिस्ट सनकी होते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया था, उसने क्या किया था, उन्होंने एक बहुत बढ़िया जेनेटिकली मॉडिफाई किया। एक कन्या आई उनके पास, उसने कहा भैया हमको एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो, आंख, नाक, कान, हाइट, कलर, स्किन सब ऐसा हो। और उसने क्या होगा, हम भी पगले हैं, लाओ दो बना देंगे। और उसने क्या किया, लिया जेनेटिक कॉम्बिनेशन को और मैनिपुलेट करके बना दिया। उसके बाद काफी नाम हुआ, कंट्रोवर्सी भी हुई, तो कंट्रोवर्सी की बात कहते हैं वो गायब हो गया। फिर बाद में वो कोरोना वायरस के नाम पे वो आया। तो वही टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो देखिए बायोटेक की कितनी ब्रांचेस हैं आपके पास। पहला है कन्वेंशनल बायोटेक, यानी एंशिएंट वाला, डील्स विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बाय यूज ऑफ नेचुरल स्ट्रेन, जहां पे हम नेचुरल स्ट्रेन का यूज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे और उनकी सेल लाइन का यूज करेंगे। तो यानी ये तो एंशिएंट मेथड है ना। कन्वेंशनल बायोटेक हम क्या बोलेंगे, एंशिएंट बायोटेक। अगर हम मॉडर्न बायोटेक की बात कर लेते हैं पे, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एसोसिएटेड विद द आरडीएनए। अब यहां पे आप डीएनए जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो आरडीएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, बरगलाना, बेवकूफ बनाना। बेवकूफ कैसे बनाना, जैसे मोदी जी, जैसे एनटीए ने बनाया है ना, एनटीए ने आपको बनाया, मोदी जी ने आपको बनाया, वैसे ही बना रहा है कौन, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन को मैनिपुलेट कर देंगे, जीन को बेवकूफ बना के आपकी बॉडी में नया ट्रेट ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, इट इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड गिव राइज टू न्यू प्रोडक्ट, जिसकी वजह से एक नई प्रोडक्टिविटी या नए प्रोडक्ट का जन्म होगा। जैसे नीतीश कुमार है ना, वो नए प्रोडक्ट ही तो है, मैनिपुलेशन में नया प्रोडक्ट सामने आया नायडू के नाम पे, और दूसरे कौन है, नीतीश कुमार के नाम पे, ठीक है। यही वही वाली कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी यूज होगी। प्रिंसिपल क्या है, बायोटेक का प्रिंसिपल क्या रहा है। बायोटेक की प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग चलती है, अल्टर करता है केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के जो केमिस्ट्री होती है, जिसका वो बना होता है, उसको बदल देता है। जैसे आरएनए डीएनए में चेंज ले आएगा, जब उसमें चेंज ले आएगा तो रिजल्टेंट में चेंज कहां पे आएंगे, फिनोटाइप ऑफ द होस्ट, जो होस्ट है उसके अंदर चेंज आएगा।
अगर एम्ब्रियोनिक फेज में मेरे बॉडी में जब मैं जाइगोटिक फॉर्म में था, अगर किसी सेल में चेंज किया गया होता, जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया होता, जीन में चेंज किया गया होता, हेयर कलर के लिए, आइज कलर के लिए, स्किन कलर के लिए, तो शायद आज ये टेक्सचर आपको देखने को न मिलता। तो होस्ट में वो क्या होगा, चेंज ले आएगा। मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस, स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन रखना मतलब माइक्रोब्स फ्री रखना, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होगी वो ओनली डिजायर्ड सेल की होगी, कंटामिनेशन फ्री रहेगा। तो जो चीज हम चाहते हैं सिर्फ वही बनेगा। क्या चाहते हैं, वैक्सीन चाहते हैं, एंजाइम चाहते हैं, एंजाइम चाहिए तो भी, वैक्सीन चाहिए तो भी हम किसका यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं। इसमें एक सबसे सिंपल सा मेथड आता है आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात आती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का चलिए यूज कर देते हैं और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जैसे एंशियंट टाइम्स की ही कहानियां हैं, जब समुद्रों में ये बड़े बड़े शिप में कंटेनर में बैरल लेके जाते जिसमें ऑयल होता था, कई बार जहाज टकरा गए, रास्ता भटक गए, लहरों में तूफानों में उलझ गए, पलट गए, ऑयल स्पिल हो गया, तेल फैल गया, पूरा सत्यानाश हो गया, किए कराए पे पानी में तेल फैल गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, वो जो ऑयल है वो एक पोल्यूशन है, क्या किया उसने, माइक्रोब्स को रेस्पिरेशन करने से ब्लॉक कर दिया। अब उसको हटाएंगे कैसे, अगर नहीं हटाएंगे तो भी, और हटा रहे हैं तो हटाने में पैसा खर्च हो रहा है या उसको एफिशिएंट तरीके से हट भी नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सुपर बग बनाया, उस बग का नाम सुपर बग रखा। और यूज कैसे किया, एक स्यूडोमोनास नॉर्मल जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था, उसको जेनेटिक मैनिपुलेशन में चेंज किया, मतलब जेनेटिक कोड में चेंज किया, मैनिपुलेट किया, कहा यार तुम तो इसके लिए बने ही नहीं थे, तुम तो बने थे इसके लिए, चलो तुम ये करो। तो जब उसको जेनेटिक में चेंज किया तो उसने क्या किया, अब वो ऑयल को ईट करने लगा, ऑयल को खाने लगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स है, उसने कंज्यूम किया, अपना साइज बढ़ाया और फाइनली क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। डिग्रेड हो गया किसमें, हाइड्रोकार्बन्स में, फ्री फॉर्म में रिलीज हो गया नेचर में। तो पोल्यूशन भी नहीं हुआ और ऑयल की जो स्पिलिंग थी वो भी खत्म हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है रिकॉम्बिनेंट बना। तो रिकॉम्बिनेंट कैसे बना, मतलब एक डिजायर्ड सीक्वेंस ऑयल ईटिंग वाली प्रॉपर्टी और दूसरा उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराना। तो कट करके जिससे जो प्रोसेस किया गया, इस डीएनए को बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए के नाम से। चलो शुरू करते हैं। करते क्या है हम लोग आरडीएनए में, इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन प्लस डिजायर्ड जीन। जो अनडिजायरेबल जीन है उनको हटा दो और जो डिजायर्ड जीन उनको लगा दो, यानी जिसको हम पसंद नहीं करते उसको निकाल फेंको, जिसको पसंद कर रहे हैं सीक्वेंस को, डीएनए को, उसको इंक्लूड कर दो, जिसकी वजह से जो बनेगा नया डीएनए उसको आरडीएनए बोला जाएगा। इसमें करते क्या है, इसमें हम जनरली करते हैं यूजिंग जीन क्लोनिंग, जीन की क्लोनिंग करते हैं, जीन को ट्रांसफर करते हैं ताकि जो लिमिटेशंस है वो ओवरकम हो सके। ओवरकम होगा तभी तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर जब करेंगे डिजायर्ड जीन को इनटू होस्ट में, तो हमको एक नई ट्रेट देखने को मिलेगी, है ना। जैसे वो देसी वाला पपीते का पेड़, गांव में अगर अभी भी देसी पपीते का पेड़ होगा तो देखिएगा उसकी हाइट कम होती है, फल ज्यादा लगते हैं, वो गिर जाता है, लचक जाता है, चुक जाता है। तो क्या करते हैं, बगल में उसको एक डंडा लगा देते हैं, खंभा लगा के उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। लेकिन बाद में क्या देखा हमने, एक जंगली पपाया का पेड़ था, उसमें क्या था, वो लंबा होता, फल कम लगते लेकिन मजबूत बहुत है, स्ट्रेन उसका स्टेम। तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे ये जेनेटिक मैनिपुलेशन किया, ज्यादा फल भी लगे, साथ में स्टेम की हाइट भी ज्यादा हो, मजबूत भी हो, दोनों को मिक्स कर दिया, यानी स्टेम की हाइट को, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को मिक्स कर दिया। जो नया प्लांट बना, अब पपीते का प्लांट आता है आपके यहाँ, आप देखेंगे लंबा भी होता है, स्टेम में फल भी ज्यादा लगते हैं, उसकी मजबूती भी बरकरार रहती है, अब अलग से डंडा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो चेंजेस आप सोच नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, ये बायोटेक की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जो डिजायर्ड डीएनए है, सवाल है कि डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर कैसे करेंगे, क्या वो खुद से नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि ये होस्ट के अंदर जाए और कहे हम आपके घर आके हमको रेप्लिकेट करने दीजिए, हमको नया बना दीजिए, नहीं बना पाएगा। और दूसरा, रेसिपिएंट के पास जो है मल्टीप्लिकेशन और यूनिटेड की जो है प्रॉपर्टी है, तो जो रेसिपिएंट के साथ अगर ये जाएगा डिजायर्ड डीएनए तो हो जाएगा। तो पहले रेसिपिएंट ढूंढेंगे, उसके अंदर भेजेंगे, उसके बाद उसके अंदर भेजेंगे, होस्ट के अंदर, जिसके अंदर आप चेंज देखना चाहते हैं। तो चलो ले चलते हैं इसके आगे। अब यहां पे आता है कि क्रोमोसोम में कुछ टर्म्स आएंगे जो आपको यहां पे देखने हैं। जैसे इन क्रोमोसोम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, पूरे डीएनए में क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग ओराई-सी के नाम से जानते हैं। ओराएगा नहीं, खत्म नहीं होगा, ये है इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन, जहां से उस डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको ओराई-सी साइट कहते हैं, ओराई-सी, ठीक है। जिसमें हम करेंगे क्या, आप एलियन डीएनए को रेसिपिएंट क्रोमोसोम के साथ जोड़ देंगे, और जब जोड़ देंगे तो क्लोनिंग करेंगे और उसी की कॉपी बनाएंगे। कॉपी ढेर सारी बनाएंगे, किसका, जो टेम्पलेट डीएनए था उसका ढेर सारा कॉपी, मल्टीपल नंबर में फोटो कॉपी करके बना लेंगे। इसमें हम यूज करने वाले हैं प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या है,
प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जिसके पास ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसी मशीनरी उसके अंदर डेवलप है जो ढेर सारा क्या करेगा, ढेर सारा अपना कॉपी नंबर बना सकता है। तभी तो आपकी बॉडी के अंदर एक फ्लू वायरस आता है, एक आता है, मान लो एक आया, नहीं मानोगे, मान लो एक आया और वो एक क्या करेगा, ढेर सारा मल्टीप्लाई करके आपकी बॉडी के अंदर सेल को जो है फैक्ट्री मशीनरी की तरह यूज करेगा, मल्टीपल कॉपी बना लेगा, फिर पूरा नाक जाम हो जाएगी आपकी, तब समझ में आएगा उसने अपना नंबर बढ़ा लिया है ना। तो ये जो नंबर बढ़ रहा है, क्या उसको अलग से न्यूट्रिशन मिल रहा था क्या वो अलग से पूरा सेटअप लेके आया था? नहीं, वो आया और आपके ही मशीनरी के अंदर घुस के उसने उस मशीनरी को अपना बना लिया और वहीं से फोटोकॉपी कर रहा है अपना, ठीक है। तो प्लाज्मिड एक ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है जिसको, जो कि एक एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर। इसको बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था फर्स्ट टाइम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी के नाम से भी इसको जानते हैं, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा है हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने क्या किया था। हर्बर्ट बॉयर स्टैनले कोहेन ने 1972 में आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड। उन्होंने ये देखा कि जो प्लाज्मिड है यानी एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके अंदर एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा जीन है जिसके पास रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है एंटीबायोटिक्स। मतलब अगर कोई बैक्टीरिया है, जैसे फ्लू वायरस ले लो ना, अगर कोई बैक्टीरिया उसके पास डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है और आप बार बार एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं फिर भी वो मर नहीं रहा, मतलब सुरक्षा कवच पहन के आया भाई, काहे का, जो उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए नहीं है, उसमें एक जीन का सेगमेंट है, वन जीन इक्वल टू वन ट्रेट का कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा यहाँ पे। तो वो जो एक सेगमेंट है जीन का, वो उसको रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है पर्टिकुलर किसी एंटीबायोटिक्स के लिए, जैसे एम्पिसिलिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए, क्लोरामफेनिकॉल के लिए। तो जब आप वो दवा खाएंगे तो वो नहीं मरेगा, वहीं पे दूसरी दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी चीजें भी नाम याद रखिएगा। तो वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रखता है और वहीं से हर्बर्ट बॉयर स्टैनले कोहेन ने रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया 1972 में। व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूलर सीजर, एक ऐसी कैंची जो डीएनए पे चलती है, जो मॉलिक्यूल लेवल पे जाके कट करती है, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, या नाम देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है ये स्टिकी एंड बनाता है, मतलब चिपकने वाला, और दूसरा जो है ये ब्लंट एंड बनाता है। ब्लंट एंड बनाएगा मतलब इसकी एफिशिएंसी कम है, इसलिए हम जब भी पढ़ेंगे, ज्यादातर पढ़ेंगे, क्या आएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आएगा। और एनसीईआरटी में आपके लेवल का, बच्चा लेवल का कौन सा एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्टेप्स क्या है आरडीएनए बनाने के लिए, हम आरडीएनए बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट फिर से जोड़ के डीएनए बना रहे हैं। डीएनए जो नेचुरल था उसको नहीं कर रहे हैं, काटेंगे, पीटेंगे, जोड़ेंगे, नया बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। तो बेसिक स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हो रहा है, पहले तो पहचान लीजिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, जिस डीएनए को, जिस जीन को आपको ट्रांसफर करना है, पहले पहचानो। पहचानो क्या, कि आपको सुंदर मुखड़ा चाहिए, गोरा स्किन चाहिए, ये ब्राइट स्किन चाहिए, तो इस स्किन के लिए जो डिजायर्ड जीन है, वन जीन इक्वल टू वन ट्रेट याद रखना है वापस से। तो उस जीन को पहले पहचान लेंगे कि ये सेगमेंट है डीएनए के अंदर जो कि स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आईज के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बस उसी पे कट लगाना है। कट कहां लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, और उसके बाद उसको लेकर आइडेंटिफाई करेंगे, एक होस्ट के अंदर डाल देंगे। अभी होस्ट वो बैक्टीरिया वाला होस्ट है जो अपना ढेर सारा कॉपी नंबर बढ़ा लेगा, उसके बाद उसको रेसिपिएंट में, जिसके अंदर चेंज देखना है ना, तब ले जाकर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, तब जाके वो रेसिपिएंट का चेंज आएगा, ठीक। तो मेंटेनेंस ऑफ द डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द प्रोजेनी, और उसके बाद उसको नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। व्हाट अबाउट द टूल्स ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए बनाने में क्या क्या सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो है मॉलिक्यूलर सीजर यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करवाएगा, मतलब ढेर सारा नंबर बनाएगा, फोटोकॉपी करेगा। लाइगेज, कटे हुए एंड को जोड़ने के लिए, कट गया था तो जोड़ेंगे ना, लाइगेट करेंगे। देन वेक्टर चाहिए, यानी वेक्टर मतलब प्लाज्मिड चाहिए, जो उसको लेकर किसी दूसरे रेसिपिएंट के अंदर जाएगा जहां पे हमको चेंज देखना है। और नेक्स्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म, और वही जिसके पास से फोटोकॉपी करवा रहे थे। तो मॉलिक्यूलर सीजर क्या हुआ, मॉलिक्यूलर सीजर जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, यही कैंची जो डीएनए पे चलेगी, ऐसे ही कैंची होती थी कि डॉक्टर के पास जाके ले लीजिएगा। एंजाइम है भैया, केमिकल के फॉर्म में आएगा, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। दूसरा है बैक्टीरियल एंजाइम। तो पहला हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर सीजर जो है ये बैक्टीरियल एंजाइम है, ये कट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे बट इनटू अ स्पेसिफिक फ्रेगमेंट। स्पेसिफिक फ्रेगमेंट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक फ्रेगमेंट का मतलब ये है कि वो किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे TACG मान लीजिए, हो सकता है किसी से मैच कर जाए, किसी बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये मैच कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही जाके कट करेगा, इवन नंबर पे या ऑर्डर नंबर पे, हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन साइट। ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है ना, इसका नाम रेस्ट्रिक्शन साइट हटा ही दो भैया, इसको कर दो पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो जब भी ये आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमेशा पैलिंड्रोम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं।
पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं, जो आगे से भी और पीछे से भी, यानी 5 to 3 प्राइम, 3 to 5 प्राइम में सिमिलर अपीयरेंस देंगे। लेकिन आपको हिंदी में समझा देते हैं आपके लिए, जैसे आपके लिए क्या हो गया हिंदी में, जी जा जी। अब ये क्या है, ये आपके लिए क्या हो गया, यहाँ पे देखो जीजा जी, इधर से भी इधर से भी। नहीं समझ में आ रहा है, जहाज लिख लो। जहाज क्या है, जहाज, जहाज, है ना। या एक और एग्जांपल ले लो, मलयालम, मलयालम। अब ये देखो मलयालम, तो मलयालम जहाज, जीजा जी, ये जो वर्ड्स हैं क्या है, पैलिंड्रोम है, जो मतलब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट क्या है, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन देते हैं। ठीक, तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पास्टुलेटेड बाय वेंट आर्बर। वेंट आर्बर ने सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मौजूदगी को बताया था, आइसोलेट किया था। और कहां से देखा, डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफाज। जब ये इसको एंटर कराया होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, तो उसके डीएनए को ससुर ने स्मॉल पीसेस में काट दिया, छोटे छोटे ढेर सारे टुकड़ों में काट के अलग किया, इसलिए यहां से इसका नाम आया। व्हाट अबाउट इन 1917, 1970 में घटना घटती है हैमिल्टन स्मिथ के साथ। इन्होंने बताया कि चलो हम आइसोलेट करेंगे इसको बहुत सारे बैक्टीरिया से। तो बहुत सारे बैक्टीरिया से पास ऑप्शंस मिल रहे थे। डब्ल्यू आर्बर ने कहीं और से किया, इन्होंने कहीं और से कर लिया। तो आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया से इन्होंने आइसोलेट किया, उसका नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। उसका स्ट्रेन भी लिखा हुआ है यहाँ पे आरडी, मतलब स्ट्रेन भी इंपॉर्टेंट है, खानदान भी जरूरी है उसका। कैसे, तो इस बैक्टीरिया से जो एंजाइम निकाला उसका नाम है हिंड सेकंड, ये रोमन नंबर यूज हो रहा है यहाँ पे। रिकॉग्नाइज 6 बेस पेयर ऑफ द डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 6 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या करेगा, कट आउट करके निकाल के आपको देगा। ठीक है, स्पेसिफिक होगा, पैलिंड्रोम होगा। तो चलो नाम रख लेते हैं, किसका, इसी का। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या था, नोमेन प्लस क्लियरी, नोमेन नेम टू कॉल, एक ऐसा नाम जिससे इनको बुलाया जाएगा। और इस नॉमेनक्लेचर में 3 बेसिक पार्ट होते हैं। पहला बेसिक पार्ट है एब्रिविएशन ऑफ द जीनस एंड स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप जीनस और स्पीसीज का नाम लिखेंगे, जिसमें पहला लेटर जो होगा वो जीनस का होगा, और उसके बाद दूसरे में सेकंड 2 लेटर उसके स्पीसीज के होंगे। फर्स्ट लेटर जीनस का, और उसके बाद सेकंड 2 लेटर, सेकंड में 2 लेटर लगातार बैक टू बैक किसका लेंगे, स्पीसीज का लेंगे। उसके बाद अ लेटर या नंबर और कुछ भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन में हो सकता है, जो इंडिकेट कर रहा होगा उसके स्ट्रेन को, जहां से वो रेलेवेंट स्पीसीज को अपने आप को बता रहा होगा। और तीसरा रोमन नंबर यूज करेंगे, जहां पे 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी होगी या आइडेंटिफिकेशन का वो होगा। हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको इको आर1 का। इको आर1 क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई से निकाला गया एक बैक्टीरिया है। चलो इसका नॉमेनक्लेचर दिखाते हैं आपको। नॉमेनक्लेचर क्या है इसका, इको आर1 में ई क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे एस्चेरिचिया कर रहा है, जो कि इसका जीनस है। ठीक है, कोलाई क्या कर रहा है, कोलाई यहाँ पे बता रहा है कि हम भैया स्पीसीज हैं। तो देखिएगा इको में ई क्या है, जीनस का फर्स्ट लेटर, कोलाई का CO यहाँ पे 2 लेटर लिया गया। उसके बाद RY13 स्ट्रेन का हमने लिया हुआ है, क्या नंबर, R लिया हुआ है। ठीक है, अगर सिमिलर आ गया कभी तो इको R1 के बाद कभी हमको सिमिलर एग्जाम मिल गया तो क्या करेंगे, तब स्ट्रेन का नंबर बढ़ा देंगे। RY यहाँ पे सिर्फ R लिया है, हो सकता है वहां पे RY कर दे, या हो सकता है वहां पे R1 कर दे, R2 कर दे, R3 कर दे, या R13 डायरेक्ट कर दे, है ना। तो नंबर ऐसे चेंज कर देंगे ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पे। तो यहाँ पे R जो है ये आया हुआ है RY13 स्ट्रेन से, और 1 रोमन नंबर में जो 1 यूज कर रही है क्या है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। क्लियर, तो ये था नॉमेनक्लेचर के लिए। आपका होमवर्क जो रहेगा वो ये है कि रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वेरियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलग अलग होते हैं, ये मुझे बताना है। अब मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूं एग्जांपल के लिए, आप हिंट थर्ड का नॉमेनक्लेचर करके बताइएगा, कमेंट करिए और बताइए हिंट थर्ड का जो है नॉमेनक्लेचर ये कहां से आया, कौन से स्पीसीज से आया, कौन से जीनस से आया, और ये थर्ड जो रोमन नंबर में 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लास्ट में थैंक यू के साथ यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। नेटिका कैप्सूल आपके लिए इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है, सीयूटी का जो सीक्वेंस चल रहा है ये लगातार चलता रहेगा, लेकिन नेटिका कैप्सूल पे आप अपना जो है सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस वहां पे आ रहे हैं नीट के लिए, नीट के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सिलेबस चेंज हो सकता है, सिलेबस चेंज होने की पूरी संभावना है, या हो सकता है एनटीए को बर्खास्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए अथॉरिटी से, तो अब वो एग्जाम नहीं कराएगा, सीबीएसई वापस इसको टेक ओवर कर सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। तो नए बदलाव को, नए पैटर्न को देखते हुए माइंड में रख के हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, और नेटिका कैप्सूल उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। तो एक कैप्सूल, ईट अ कैप्सूल अ डे एंड यू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो तैयारी करते हैं इसी के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।